And okay, let's say if we go for question 3, we can solve the calculation part of it in this class. Uh, Question number 3, part A. Refer to line 35. Calculate CQ's capacity utilization. By the way, capacity utilization is part of AS, but still it is tested in A2. It clearly means that you will have to revise the content from AS when you are appearing for A2 even. You should be revising AS also. It is asking you to calculate capacity utilization. Refer to line 35. So I'll go to line 35 and see what the capacity utilization is. 35. सो कैपेसिटी कितनी यूटिलाइजेशन निकाल के बताओ कितना आएगा। ये वाला पॉइंट हमें यूज करना है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना परसेंटेज होगा। आउटपुट वाज 120,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स बिलो टारगेट एंड बिलो कैपेसिटी ऑफ 160,000 यूनिट्स। हमारी जो कैपेसिटी है वो है 160,000 यूनिट्स। हम बना सकते हैं 160,000 यूनिट्स। इसको कहते हैं ये हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी है। उस अभी बनाया हमने 1,20,000 यूनिट्स है। We are producing currently 120,000 units, and the capacity that we have is 160,000 units. Can I calculate the capacity utilization rate? It will be like 75%, obviously. Why? Because the current output is 120,000 units. The maximum capacity is 160,000 units. So 75% of the existing capacity is being utilized, which means that we are utilizing 75% of the resources that are invested in CQ. And this situation is known as, तीन situations होती थी ना कैपेसिटी के अंदर। एक होता है फुल कैपेसिटी, एक होता है एक्सेस कैपेसिटी, एंड एक होता है कैपेसिटी शॉर्टेज। what do you think this business is facing or experiencing? What are they experiencing? Full capacity, excess capacity, or shortage? Excess capacity. Yes, it's excess capacity. Not almost full नहीं होता, excess है। excess का मतलब है कि अभी आप 100% पे नहीं हो। तो इसका मतलब है कि अभी हमारे पास थोड़ी सी रिसोर्सेज एक्स्ट्रा हैं। ठीक है जी। टारगेट तो था वैसे हमारा ज़्यादा का। टारगेट तो हमारा था कि हम 20,000 below target है ना। So this means the target was to produce 140,000 shoes, but we were not able to produce 40,000 shoes. There must be some inefficiency or some production disturbances maybe. And then इसके बाद जो next question है वो क्या कहता है? Refer to appendix 1. Calculate CQ's rate of inventory turnover. Calculate CQ's rate of inventory turnover. Appendix 1. Okay. Appendix 1. किसी को याद है रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला? इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। और अगर याद हो तो मैंने बताया था पढ़ाते हुए चैप्टर 34 के, ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर होता है इसको हम डेज में भी निकाल सकते हैं और टाइम्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। जो डेज का फॉर्मूला होता है वो होता है एवरेज इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय 365। एंड टाइम्स में जो अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला रिवर्स हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, और हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एंड इसने एग्जाम में हमें बताया हुआ नहीं है कि हमें डेज में निकालना है या टाइम्स में निकालना है। इसने बस कहा है कि रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर निकाल लो। तो रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर निकालने को हम डेज में भी कर सकते हैं, टाइम्स में भी कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। जो हमारा दिल चाहे
बट लॉजिक्स हमें पता होनी चाहिए रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर की, दैट हाउ क्विक आर वी टू सेल ऑफ आवर स्टॉक्स, हाउ मैनी डेज, इफ यू कैलकुलेट इट इन डेज। अगर मैं डेज में निकालता हूँ तो डेज का मतलब है कि हमें अपना स्टॉक बेचने में कितने दिन लगते हैं, हाउ मेनी डेज डू वी नीड टू जस्ट सेल ऑफ आवर स्टॉक्स। और टाइम्स का मतलब होता है कि साल में कितनी दफा। आई थिंक हम टाइम्स में निकाल लेते हैं, मसला नहीं है। इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है क्या हमारे पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू गिवन है 1.2 मिलियन का, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 0.8 का। तो रेवेन्यू माइनस ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया होगा ना यहाँ पे बीच में, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, बिकॉज रेवेन्यू माइनस इट इज लाइक रेवेन्यू माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ना। बेसिकली होता यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 0.8, और रेवेन्यू दिया हुआ है 1.2। सो $0.8 million is equals to $1.2 million minus COGS, and COGS इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वहां चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। सो $0.4 million इज आवर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सो ये हो जाएगा $0.4 million डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टू। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टू। But in this question, we have not been given the stocks, opening stocks. It's just like year ending ना, अगस्त एंड की दी हुई है, एवरेज ही दी हुई है, बल्कि आंसर ये एवरेज फॉर द ईयर दिया हुआ है 0.13। सो $0.13 million कितना टाइम्स आ रहा है आंसर? 3.077। सो वी कैन राइट लाइक 3.07 times. So the rate of inventory turnover is 3.07 times, which means that in 1 year, this business is able to sell their stocks 3.07 times। साल में 3 दफ़ा वो स्टॉक खरीदते हैं और फिर अपना स्टॉक बेच देते हैं। साल में 3 दफ़ा ये अपना जो स्टॉक खरीदते हैं वो फिर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस करके बेच देते हैं, साल में 3 दफ़ा। इसको कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स। अगर डेज में आंसर निकालना होता तो भी निकल सकता था, सिंपल। वैसे अब डेज में बस यह भी इतनी भी वर्किंग कर दी काफ़ी है, लेकिन अगर हम डेज में निकालते तो डेज में निकालने के लिए बस थोड़ा सा ऐसी बस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, अभी ये ज़रूरत नहीं है, वैसे सिर्फ ऐसी हम समझाने के लिए मैं तुम्हें कर रहा हूँ कि अगर मुझे इन रिवर्स कर दूं मैं इसी फॉर्मूला को, एवरेज इन्वेंट्री अपॉन लाइक एवरेज इन्वेंट्री अपॉन COGS मल्टीप्लाइड बाय 365, अगर डेज में निकालना है तो, इन केस ऐसे ही समझाने के लिए, तो एवरेज इन्वेंट्री अगर हो जाएगी $0.13 million, और कॉस्ट हो जाएगी 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 365, ये कितना हो जाएगा? 119 डेज, यानी कि 119 राउंड अप करते हैं ना डेज में हम,
119 डेज। बिजनेस बेसिकली अगर आज कोई चीज खरीदता है, आज अगर कोई चीज खरीदता है तो 119 दिन के बाद वो स्टॉक बिक जाता है, और फिर वो जाके नया स्टॉक, मेरे ख्याल से यूएस से हम बैम्बू मंगाते होंगे, यही सीन ना। And this is one of the financial efficiency ratios, right? You remember, this is one of the financial efficiency ratios, and there are two other financial efficiency ratios. There are two other financial, एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर होता है जो हमारी फाइनेंशियल एफिशिएंसी को मेजर करता है, कि हमने जो इन्वेंट्री में पैसे फंसाए हुए हैं वो इन्वेंट्री जो है कितने अच्छे से मैनेज्ड है हमारी ना। इन्वेंट्री टर्नओवर बताता है कि कितनी दफ़ा हम अपना स्टॉक जो है वो खरीद के बेच रहे हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर फास्ट होगा, उसका मतलब है उतना ज़्यादा दफ़ा मैं अपना स्टॉक बेच रहा हूँ। जितना इन्वेंट्री टर्नओवर फास्ट होगा तो मुझे प्रॉब्ली या तो मेरी सेल्स ज़्यादा होंगी, या मैंने इन्वेंट्री पे कंट्रोल अच्छा रखा हुआ होगा। All right, guys, clear.